चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली न्यूज़ है निहंगों के बारे में, और जो सेकंड नंबर की न्यूज़ है मॉब लिंचिंग को लेकर, ये दोनों न्यूज़ एक ही जगह से जुड़ी हुई हैं। समझते हैं क्या हुआ है। दिल्ली में जो किसान का आंदोलन चल रहा है, वहां पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जब हत्या हुई तो बाद में पुलिस ने प्रॉब किया, देखा और मालूम चला कि जो निहंग सिख हैं उनका हाथ इसमें है। तो हमें पहली चीज तो निहंग सिखों के बारे में जानना है कि जो निहंग सिख हैं, इनको आपने कई बार देखा होगा। इनका पूरा परिधान जो है, देखिए ब्लू है, पूरा नीले कपड़ों में है। इनके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं। वेपन्स मतलब जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं, कई सारी कृपाण है, तलवारें हैं, ये इनके पास होती है। कई बार इनकी पगड़ी काफी ऊंची होती है। अमूमन आपको गुरुद्वारे, किसी भी गुरुद्वारे में आप जाइए, खासकर पंजाब वाले में, तो वहां पे आपको देखने को मिले। तो जो हुआ है उसकी न्यूज तो सेकंड नंबर की है, लेकिन पहले हमको ये जानना है कि निहंग कौन है, क्योंकि ये हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिख जो सेक्ट है उससे जुड़ी हुई चीज है। इनका काफी अच्छा इतिहास रहा है। ये मार्शल रहे हैं, मतलब इन्होंने एक तरह की आर्मी से जुड़े हुए थे। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। पहले इनके नाम का अर्थ निकालते हैं कि जो निहंग नाम के कई सारे अर्थ दिए गए। पहला इनको अर्थ औरंगजेब की सेना ने दिया था, और उस सेना में के साथ जब ये लड़े थे तो ये बहुत फियर्सली लड़े थे। तो जिस तरह एक मगरमच्छ होता है, वो अपने शिकार को जब पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, तो मगरमच्छ का ही एक नाम है निहंग। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल मगरमच्छ जैसे है, अगर एक बार लड़ने में आ जाए तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ये औरंगजेब की आर्मी या मुगलों आर्मी ने उनको ये चीज दी थी। दूसरा, इसके नाम का अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब जो कभी खत्म ना हो या जो अमर रहे। तो जो सबसे आखिरी गुरु है सिख धर्म के, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ये जो गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की, यानी इनके समय औरंगजेब का रूल था, और औरंगजेब के कारण की वजह से इन्होंने कहा कि भाई अब हमें अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो जो लोग भी लड़ना चाहते हैं या जो लोग अपने जान देने के लिए तैयार हैं, वो लोग खालसा पंथ को ज्वाइन करें। तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और इस पंथ को ज्वाइन करने वाले जो पुरुष होते थे, वो अपने नाम के आगे लगा सकते थे सिंह, और जो महिलाएं होती थी वो अपने नाम के आगे लगाती थी कौर। तो ये सिंह और कौर की जो आप देखते हैं कि पंजाबी सिंह और कौर लगाते हैं, वो खालसा पंथ से आया है, जिसको गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे। उनमें सबसे जो छोटा बेटा था, सबसे छोटा बच्चा, उसका नाम था फतेह सिंह। फतेह सिंह का जन्म भी 1699 में हुआ था। औरंगजेब के जीवन में 2 बड़े दुश्मन थे, एक तो शिवाजी और एक गुरु गोविंद सिंह। दोनों को ये मारना चाहता था। ना शिवाजी को मार पाया, ना गुरु गोविंद सिंह को मार पाया, लेकिन इसने गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों को मार दिया था। सबसे छोटा बच्चा था फतेह सिंह। जब ये 4 साल का था तो ये अपने भाइयों के पास आया। चार इसके भाई थे, इनके 4 बच्चे थे। तो अपने भाई के पास आके बोला कि मुझे भी सिखाओ तलवारबाजी। तो सब इसके भाइयों ने बोला कि तुम बहुत छोटे हो, अभी नहीं सिखाएंगे। तो ये गया, अपने कमरे में गया, और इस तरह की ड्रेस पहन के आया, पूरा पूरा ब्लू में कपड़ा पहन के आया था। तो अपनी पगड़ी उसने बहुत बड़ी कर ली थी, और आके बोला कपड़े से कि अब तो मैं छोटा नहीं हूं, अब तो मेरी लंबाई भी ऊंची है, अब तो मुझको सिखाओ। तो गुरु गोविंद सिंह ने जब इसको देखा, फतेह सिंह को, तो उन्होंने बोला कि ये देखो, ये इतनी कम उम्र में ये लड़ने को तैयार है, ये बच्चा, मतलब इसको मौत से डर नहीं लगता है, ये तो अमर हो गया, जीते जी अमर हो गया। तब इन्होंने कहा कि जो खालसा पंथ में जो सिपाही मेरे बहुत लाडले रहेंगे, और वो कहलाएंगे निहंग। और उस फौज को कहा गया लाडली फौज। लाडली क्यों कहा गया? ये सबसे छोटा बच्चा था, ये भी उनका लाडला था, और ये इतनी कम उम्र में लड़ने के लिए ट्रेनिंग लेने आ गया। तो इसके नाम से बोला कि जो मेरे सबसे अच्छे वॉरियर्स रहेंगे
वही निहंग कहलाएंगे। उनका ड्रेस अटायर ऐसा रहेगा ब्लू का, उनकी पगड़ी काफी बड़ी रहेगी, और ये इसे कहा जाता था कि गुरु की लाडली फौज। और ये बहुत अच्छे लड़ने में थे। जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था, अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया था, तो सिख एम्पायर में उसके अटैक को इन्हीं लोगों ने रोका था। ये एक तरह की मार्शल क्लैन है। और सिखों में भी या खालसा में भी सबसे बेहतरीन जो थे वो थे निहंग, जो अपनी लड़ाई के नाम से जाने जाते थे। ये कोई परमानेंट आर्मी के लोग नहीं थे, जब भी आर्मी जरूरत पड़ती तब ये आते थे। बाकी समय ये अपनी हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस करते थे, अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन इनको कहा गया गुरु की लाडली फौज। ये एक सिख वॉरियर थे, और इनका ये जो कपड़ा है, पहनावा है, ये फतेह सिंह से मिला था। आपको जान के शायद दुख होगा कि इन चारों बच्चों को औरंगजेब की सेना ने मरवा दिया था, और इस छोटे से बच्चे फतेह सिंह को तो जिंदा चुनवा दिया था, जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। 6 साल की उम्र में इस बच्चे को चुनवा दिया था। एक बहुत अच्छी एनिमेटेड पिक्चर है, उसका नाम है चार साहिबजादे। चार साहिबजादे एनिमेटेड मूवी है, कहीं मौका लेकर देखना। ये 4 बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह के, औरंगजेब ने तो ये औरंगजेब ने अपने जीते जी गुरु गोविंद सिंह को तो नहीं मार पाए, लेकिन उनके चारों बच्चों को मार दिया था। तो ये फतेह सिंह से जुड़ा हुआ इनका किस्सा है। तो इनका नाम एक तो जब मगरमच्छ के नाम से आता है, इमॉर्टल के नाम से आता है। ये मॉर्टल है, अमर है, उनको निहंग कहा जाता है पंजाबी भाषा में। ठीक है, तो ये रहा इनका इतिहास। बहुत ही अच्छी डेकोरेटेड क्लास थी ये। लेकिन अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा और बाद में जाएं, तो 1707 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, और 1708 में औरंगजेब मर गया। औरंगजेब के मरने के बाद भी जो मुगल राजा थे, उन लोगों ने इन सिखों को पे अटैक करना जारी रखा। गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सबसे मेन व्यक्ति आता है, उसका नाम रहता है बाबा बंदा बहादुर। बाबा बंदा बहादुर। और इसने, बाबा बंदा बहादुर ने लगभग 5 साल, 1710 से लेकर 1715 तक 5 साल सिख एम्पायर की शुरुआत की थी। सिख एम्पायर शुरू कर दिया था, और राजा की जैसे अपने आप को ट्रीट करते थे। पूरा एम्पायर था, खुद की करेंसी निकाल ली थी, और जिस तरह एक साम्राज्य रूल करता है वैसा किया। लेकिन अल्टीमेटली 1716 में फर्रुख सियार ने इनको पकड़ लिया और इनसे बोला, या तो तुम इस्लाम मान लो, और अगर तुम इस्लाम नहीं मानोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। तो बाबा बंदा बहादुर ने इस्लाम तो माना नहीं, तो इनका सर काट दिया गया। और उसके बाद से ये जो पंजाब वाला एरिया था, ये एक तरह से, अब इसमें कोई बड़ा लीडर नहीं बचा। तो 1716 से लेकर 1799 तक यहाँ पे इस पूरे एरिया में, पंजाब मतलब आपका पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब, इस पूरे एरिया में कई छोटे छोटे मिसल आ गई, कई छोटे छोटे ग्रुप्स आ गए। और उन्हीं में 12 मिसलें थी वैसे। उनमें से एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल। तो सुकर चकिया मिसल का एक लड़का था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह 1799 में सिख एम्पायर की फिर से शुरुआत करता है, महाराजा रंजीत सिंह, जो 1799 से सिख एम्पायर चलेगा 1849 तक। और 1849 में डलहौजी आएगा, मतलब डलहौजी तो पहले ही आ गया, उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के पूरा पंजाब को एनेक्स कर लेगा। तो ये सिंह जो कि बहुत निहंग, जो कि बहुत अच्छे थे लड़ने में और काफी डेकोरेटेड थे ये लोग, जब एम्पायर खत्म हो गया, जब बंदा बहादुर चले गए, तो ये पूरे लगभग 80 साल इनके पास कोई वॉर थी नहीं, लड़ी नहीं। और जब रंजीत सिंह का समय आया तब भी ये लोग अच्छा लड़े, लेकिन रंजीत सिंह के जाने के बाद से इनके पास कुछ खास था नहीं। और ये लोग मार्शल क्लास थे, समय के साथ इनमें कुछ बुराइयां भी आ गई, नशे का सेवन शुरू हो गया, वेपन्स रखते ही थे अपने साथ। पुलिस इनके डेरे में, इनके गुरुद्वारे में जल्दी जाती नहीं थी, तो धीमे धीमे गलत गतिविधियों का भी अड्डा बन गया ये। और अभी हम देखें कि शायद 1.5 साल पहले भी कोविड समय भी कुछ निहंगों ने एक पुलिस कांस्टेबल का, पुलिस ऑफिसर का हाथ काट दिया था, बाद में उसको नकली हाथ लगाया गया। अभी ऐसा दिख रहा है। तो कुछ कुछ शरारती तत्वों की वजह से इतनी डेकोरेटेड, इतनी सम्माननीय सिख वॉरियर क्लास का नाम बदनाम होता है। अभी 2-4 दिन पहले ही सिंघू बॉर्डर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। ये कहा गया कि ये
गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान कर रहा था और हत्या करने में जिनका नाम आया वो निहंग सिख है, निहंग। तो ये निहंग सिख जो है इनका ये इतिहास है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है सभी को? रिप्लाई करो। जी सर। अब सवाल ये है कि ये तो अपन निहंग सिखों का इतिहास देख लिया अपन ने। अब अगला सवाल ये है, जो सेकंड न्यूज है वो ये है कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई, किसी एक व्यक्ति ने जाके उसको मारा नहीं, ग्रुप भीड़ गई, भीड़ मतलब मॉब गया, लोगों का हुजूम गया और उसने उसको मारा। जब उसने, देखो अहमद शाह अब्दाली को ही अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ही अहमद शाह दुर्रानी है। तो जब भीड़ जाती है किसी को मारने तो उसे हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मॉब लिंचिंग। हिंदी में कहते हैं हत्यारी भीड़। कहते हैं ना, फिल्मों में सुना होगा, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। अब ये जो मॉब लिंचिंग है या हत्यारी भीड़ है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने पिछले 4 सालों में इसका बहुत जिक्र सुना होगा। कई किस्से सुने होंगे कि कहीं बच्चे चोर की अफवाह हो गई तो लोगों ने उसको मार दिया। हमने देखा था पालघर में 2-3 साधु जा रहे थे अपनी कार से, वो रास्ता भटक गए थे तो लोगों ने उनको घेर के मार दिया। ये हम सुनते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि मॉब लिंचिंग पे सरकार कुछ क्यों नहीं करती। तो जब सवाल आता है सरकार करे, तो सरकार भी 2 तरह की है, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल और स्टेट। जब सुप्रीम कोर्ट कहते कि भाई कोई कानून बना दे केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए, तो केंद्र सरकार कहती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है वो तो राज्य का विषय है। भाई पुलिस राज्य की होती है, पुलिस करे काम, ये राज्य देखे ये काम। दिक्कत ये है कि हमारे पास एक आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, जिसके तहत किसी भी अपराध की सजा बताई जाती है, और एक है सीआरपीसी, जिसके तहत ये बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसके साथ ट्रायल कैसे होगा। यानी वो क्राइम जो किया है उस क्राइम को कन्विक्ट कराने के बीच में क्या क्या प्रोसेस होगी, वो सीआरपीसी बताती है। हमारे साथ दिक्कत ये कि ना आईपीसी में मॉब लिंचिंग के बारे में कोई बात कही गई, नहीं सीआरपीसी के बारे में कोई बात कही गई। दूसरा, भीड़ को भी पता रहता है कि जब भीड़ कुछ करेगी तो कोई हमारा कुछ कर ही नहीं पाएगा, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, कोई जान नहीं पाएगा। आईटी की दुनिया में व्हाट्सएप, फेसबुक फॉरवर्ड में हम देख ही रहे हैं कि अफवाहें उड़ा दी जाती हैं, फेक न्यूज फैला दी जाती है, हेट क्राइम कर दिया जाता है और लोग गुस्से में कानून को हाथ में उठा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी ये कहा था कि मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार कुछ करे, नहीं तो जनता तो ऐसे, ये तो मोबोक्रेसी हो जाएगी। मोबोक्रेसी हो रही है, डेमोक्रेसी नहीं, देश में मोबोक्रेसी हो रही है। और कुछ लोग इसको भड़काते हैं और बाकी जनता इस पे कर देती है। जनता को भी पता है कि जब कोई हमारे पास कोई कानून ही नहीं है तो हमको पकड़ोगे किस धारा में। लेकिन कर तो दिया आपने हत्या। अगर एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उस पर 302 लगा देते हैं, लेकिन जब भीड़ किसी का मर्डर करती है तो उसके लिए कोई धारा ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुकी है। अभी जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में ये जो निहंगों द्वारा ये जो लिंचिंग की गई है, इसके लिए फिर फटकार लगी कि आप लोग कर क्या रहे हैं। पिछले 2 साल से हम कह रहे हैं मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ये आप लोग जान ही रहे होंगे। किसी भी तरह की फेक न्यूज, वीडियो किसी और का, न्यूज किसी और की, कहीं की भी कोई वीडियो लगा के उसमें कोई कुछ भी लिख के दे देता है, अपन फॉरवर्ड कर देते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, एक्साइट हो जाते हैं। तो ये जो मॉब लिंचिंग को लेकर कोई खास कानून है ही नहीं, ना कोई डेफिनेशन है, और इसके केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मणिपुर में 2 साल पहले जेल के अंदर घुस के भीड़ ने एक आदमी को निकाल के मार दिया। प्रशासन से पूछा गया ऐसा कैसे हो, कि प्रशासन ने बोला जब 3-5 हजार लोगों की भीड़ आएगी तो हम क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई बार सरकारों को कहा है कि भैया आप इसके लिए कानून बनाइए, अपने एसपी, डीएसपी, अपने पुलिस वालों को
इस तरह की चीजों के लिए ट्रेंड करिए, लोगों में डर बैठाइए कि अगर आप इस तरह की मॉब लिंचिंग में पार्ट लेंगे तो आपके साथ गलत होगा, आपको सजा होगी। इस तरह का डर बनाइए, नहीं तो भीड़ तो किसी को भी मार देगी, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। और ये अभी से नहीं, ये हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों से। तो इसको लेकर फटकार लगी है फिर से कि मॉब लिंचिंग के लिए कुछ करिए। तो मॉब मतलब होता है भीड़, लिंचिंग मतलब होता है जब किसी की जान लेने पर उतारू हो जाए। तो आईपीसी और सीआरपीसी में इसके बारे में कोई खास बातें कहीं नहीं गई। हालांकि एक सीआरपीसी की एक धारा है 233 ए, जिसमें ये बताया गया अगर एक ही अपराध 4-5 लोग मिलकर करते हैं, 8-10 लोग मिलकर करते हैं, तो उनपे कैसे ट्रायल किया जाएगा। लेकिन जब हजारों की संख्या में अपराध किया जाए कि एक ही अपराध 1000 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उस पर ट्रायल किया कैसे किया जाए, उस पर भी सीआरपीसी मौन है, उस पर भी सीआरपीसी मौन है। और इससे हौसले बुलंद हो रहे हैं, लोग किसी की भी फोटो लगा के किसी के बारे में कुछ लिख के कर देंगे, मालूम चल रहा है कि आप घर जा रहे हो, भीड़ ने आपको मार दिया, आपको समझ में नहीं आया आप पिट क्यों रहे हो, मालूम चल रहा है कि एक ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा था जिसमें आपको बताया गया पाकिस्तानी एजेंट, आपको बताया गया बच्चा चोर, और आपके साथ ऐसा हो गया। तो अभी तक का जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया क्लियर है कि रिप्लाई करो। और तस्वीर भी देखो यही बता रही है कि ये कोर्ट का हथौड़ा है, ये बोल रहा है इनको रोको, ये भीड़ है, हाथों में हथियार लिए हुए कुछ भी कर सकती है। और भीड़ जब, और इस भीड़ को उकसा कौन रहा है, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, कौन अपनी रोटियां सेक रहा है, ये आप सभी जानते हैं, क्लिप बताना जरूरी नहीं है मुझे। लेकिन मॉबोक्रेसी गलत है, क्योंकि हो सकता है आज हम भीड़ का हिस्सा है, कल भीड़ हमको ही निपटा दे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि सीआरपीसी का 233 ए में बताया गया है कि जब एक से मतलब 4 से अधिक लोग एक ही क्राइम करेंगे तो उनके खिलाफ कैसे करेंगे ट्रायल। और एक यहाँ पे और जिक्र है सेक्शन 300 और 302 का, लेकिन यहाँ भी कोई डेफिनेशन नहीं बताएगी कि मॉब कि जब कोई परिभाषा ही नहीं है किसी अपराध की, तो उस अपराध में आप किसी को चार्ज कैसे करोगे। और 302 तो अपराध क्या है, मर्डर वाला, तो यहाँ पे एक आदमी ने किसी का मर्डर किया, धारा 302 लगा के उसको आजीवन कारावास में डाल देंगे। लेकिन जब भीड़ मर्डर करती है तो भीड़ का चेहरा तो होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, इंदौर की बात मैं करता हूँ, इंदौर में ही 2-3 महीने पहले भीड़ किसी को चूड़ी वाले को मार रही थी, तो एफआईआर में क्या लिखा हुआ था, अज्ञात, अज्ञात सेक्शन लगा दिया, मान लो कोई भी सेक्शन लगा दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, अज्ञात, पता ही नहीं किसने मारा, अज्ञात। तो जब अज्ञात के नाम से एफआईआर करोगे कि मान लो 15 लोग अज्ञात हैं, तो पकड़ोगे कैसे। ये देखना उसका एफआईआर बहुत घुमा था व्हाट्सएप में, अज्ञात अज्ञात करके चल देते हैं। भीड़ किसी को ही मार देती है, किसी चूड़ी वाले को मार रही, किसी को कुछ कर रही, तो कल को वो भीड़ हमको भी मार सकती। ठीक है, तो भीड़ है, कोई भी उसको उकसा सकता है। तो बस ध्यान रखिएगा, मॉब लिंचिंग के लेकर कोई हमारे पास स्पेशल कानून नहीं है, और ना ही हमारे पास जो एग्जिस्टिंग जो लॉस है उसमें उसके बारे में कोई जिक्र है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार गाइडलाइंस निकाली और कहा है कि हमारे गाइडलाइंस अगर नहीं मानोगे तो हम इसको मानेंगे कि ये द एक्ट ऑफ डेलिबरेट नेग्लिजेंस है, मतलब आप जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर जो वहां कराएगा, अगर उसके इलाके में कुछ ऐसा होता है तो ये माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के गाइडलाइंस इसने नहीं माने हैं, और क्यों ना इसकी पगार रोक दी जाए, क्यों ना इसको सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बात पुलिस वालों पे आ रही है, लेकिन सीआरपीसी और आईपीसी के पास ऐसा कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें हम भीड़ को क्या कर ले, पकड़ ले। इसलिए आप लोग देखते हो कि हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो आता है, भीड़ कुछ ना कुछ करती रहती है। जरूरी नहीं कि हर चीज में मार दे। 2 साल पहले तुषार गांधी, तुषार गांधी और पूनावाला, इन दोनों ने मिलकर एक पीआईएल लगाई थी। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका, कि जनता के हित के लिए। तुषार गांधी को जानते हैं आप लोग, तुषार गांधी पड़ पोते हैं महात्मा गांधी के, मतलब महात्मा गांधी इनके परदादा है। ठीक है, तो तुषार गांधी और ये पूनावाला ने केस लगाया था कि भैया ये मॉब लिंचिंग क्यों बढ़ रही देश में, इसके लिए कुछ कानून लाओ। लेकिन 3 साल हो गया, सरकारों को फटकार लग चुकी है, न केंद्र सरकार कुछ कर रही, न राज्य सरकार कुछ कर रही, चलने दे रही मॉब लिंचिंग, होने दो। ठीक है, तो तुषार गांधी ने और पूनावाला ने पीआईएल लगाई थी। और ये जो पीआईएल है, जनहित याचिका, मतलब जनता के हित में आप पीआईएल लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। ये 1987 से आया है। 1987 में पी भगवती नाम के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, भगवती साहब,
और एक और थे, उनका नाम था उनका बोल रहा हूँ मैं, तो इन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी कि मतलब अगर जनता के हित के से जुड़ी हुई कोई भी चीज है तो आप PIL लगा सकते हैं। क्योंकि अभी तो ऐसा होता था कि भाई हम कोर्ट जाएं, हम कह रहे हैं कि भाई ये नाली साफ नहीं हो रही तो, या रोड नहीं बन रही इंदौर की, तो पुलिस वाला क्या कहता था, तुम्हारे घर की रोड है, तुम्हारा क्या इससे, तुम्हारा रिलेशन क्या है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट है कि जरूरी थोड़ी ना कि मेरा रिलेशन हो किसी चीज से तभी मैं उसके लिए आवाज उठाऊं। तो PIL का कॉन्सेप्ट 1987 से आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। क्लियर हो रही बात? रिप्लाई करूं? अगली न्यूज हेल्थ से जुड़ी हुई है, और यहाँ पे एक शब्द है वन हेल्थ कंसोर्टियम। इसी को वन हेल्थ अप्रोच भी कहते हैं, वन हेल्थ पॉलिसी भी कहते हैं। न्यूज ये है कि हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने वन हेल्थ प्रोजेक्ट शुरू किया। अब सवाल यह है कि वन हेल्थ प्रोजेक्ट क्या होती है, एक स्वास्थ्य क्या होता है, एक स्वास्थ्य। आप लोगों को पता होगा दुनिया में एक बीमारी है, उसका नाम है कोविड। पता होगा आप लोगों को। आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि ये किसी जानवर से आई है, एनिमल से आई है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि चमगादड़ से आई है, कि सांप से आई है, कि पैंगोलिन से आई है, लेकिन आई एनिमल से है। लेकिन इस बीमारी ने ह्यूमन को भी इफेक्ट किया। तो ऐसी बीमारी जो एनिमल से आए और ह्यूमन को भी इफेक्ट करे, ऐसी बीमारी को हम कहते हैं जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज वर्ष 1970 से लेकर 2000 तक हमारे देश में 24 बीमारियां ऐसी आई जो जानवरों से उठी और इंसानों को इफेक्ट करी। जो जानवरों से उठी इंसानों, मतलब हम अगर अपना अपना ही देखेंगे, हम ह्यूमन है, ह्यूमन का ही देखेंगे भला, तो कैसे चलेगा। अगर जानवर स्वस्थ नहीं है तो वो आपको भी बीमार करेगा। क्योंकि हमने कोविड-19 में देखा है जानवर से कोई बीमारी हमको आ गई और हमको निपटा रही है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट जोड़ा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है एनवायरनमेंट या पर्यावरण। जब इन तीनों चीजों को एक साथ लिखकर बोलते हैं, मतलब तीनों की सेहत का ध्यान देना है, तब उसको हम कहते हैं ये है वन हेल्थ। यानी हम ऐसी पॉलिसी जब बनाए, जब उसी पॉलिसी में जानवरों के स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं, इंसानों के स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं, पर्यावरण के भी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच, एक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण, वन हेल्थ कंसोर्टियम। उससे जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, उसे कहते हैं वन हेल्थ प्रोजेक्ट। क्योंकि ये बात तो तय हो गई है कि ऐसा नहीं कि इंसान स्वस्थ है तो वो स्वस्थ रहेगा, बीमारियां जानवरों से भी आती है। ऐसा भी नहीं है कि अगर पर्यावरण अस्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। भाई पेड़ आप कम कर देंगे, मान लीजिए आपने एक विशेष प्रकार का पेड़ काट दिया या उसके पूरे जंगल साफ कर दिया, उस पेड़ में कोई विशेष प्रकार का जानवर रहता था, अब वो जानवर वहां से हट गया तो वो कहाँ आएगा, वो जमीन में चलेगा। जब वो जमीन में चलेगा तो कब तक चलेगा, कल को आपके घरों में घुसेगा, फिर आपके घर में रखा हुआ खाना खाएगा, उस खाने को आप भी खा लोगे, आपके घर में चलेगा, आपके कपड़ों में चलेगा, आपके घर में गंदगी करेगा, आपके पानी आपके ड्रेनेज सिस्टम में घूमेगा, नर्मदा के जल को जूठा कर देगा, उस जल से इंदौर बीमार पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान स्वस्थ है तो इंसान सेफ है, इंसान के साथ जानवर भी स्वस्थ होना चाहिए। और जानवर को स्वस्थ करने की बात हो रही है, उसके हेल्थ को अच्छे करने की बात हो रही है। देखिए दो तरह से हेल्थ मेंटेन होती है, एक तो जब हम बीमार हो जाए तो उसका इलाज हो जाए, और दूसरा कि हम बीमार ही नहीं हो। तो दोनों हेल्थ का अप्रोच है। जब हम कहते हैं कि आप बहुत हेल्दी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बीमार होते हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आप बहुत हेल्दी, इसका मतलब कि आप बहुत फिट रहते हैं और आप बीमार कम होते हैं। जब वन हेल्थ अप्रोच की बात आती है तो हमें तीनों को साथ लेकर चलना है।
ना कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओ। पर्यावरण में चाहे नदी है, पानी है, झरने हैं, तालाब है, पेड़ है, किसी को नहीं खराब करो आप, क्योंकि अगर किसी नदी का पानी खत्म कर दोगे तो उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है उसको इफेक्ट आएगा। कहीं के पेड़ खराब कर दोगे, कहीं के जंगल तोड़ दोगे, कहीं का पहाड़ हटा दोगे, कहीं का जिसे कहते हैं इकोसिस्टम बिगाड़ दोगे अपने डेवलपमेंट के नाम पे, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा। कुछ डायरेक्ट आते, कुछ इनडायरेक्ट आते हैं। आपने जंगल साफ किया, शेर आपके घर में आप बैठे आके ड्राइंग रूम में आके, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट ये हुआ कि जंगल साफ हुआ तो बहुत सारे जंगली जानवर बीमार होने लगे, मरने लगे, और हम तो इतने भूखे कि हम किसी भी की चीज को ला के खा जाते हैं। चाइना में हमने देखा है कि चाइना में जो वेट मार्केट था, वेट मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे पशु बेचे जाते थे या पशुओं का मांस बिकता था, उसे वेट मार्केट कहते हैं। वहां से ये सब आया। तो ये है वन हेल्थ अप्रोच, और इसके लिए अभी पैसा जुटाया जा रहा है और नागपुर में एक सेंटर खोला जा रहा है वन हेल्थ अप्रोच के लिए। तो वन हेल्थ अप्रोच की बात बहुत समय से होती आ रही है, और जैसा मैंने बोला कि पिछले 30 सालों में ही 24 ऐसी बीमारियां आई जो जानवरों से उठी और हमारे पास आई हैं। आप लोगों ने सुना होगा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू फैलता है तो सरकार एडवाइजरी निकालती है कोई मुर्गा नहीं खाए, कोई नॉन वेज नहीं खाए। बर्ड फ्लू फैलता है, एडवाइजरी निकालती है कि चिड़ियाघर में मत जाओ, इंदौर के चिड़ियाघर बंद हो जाते हैं बर्ड फ्लू के चक्कर में। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनसे होने वाली बीमारी हमको लग जाए। स्वाइन फ्लू होता है, सुअरों को हम मारते हैं, पिग्स को मारते हैं। तो सिर्फ ये हल नहीं है। हल ये है कि ये बीमारी ना पड़े और हमारा इनसे कांटेक्ट कम से कम हो। अगर चिड़िया है तो चिड़िया आपके घर में नहीं होनी चाहिए, चिड़िया को उड़ना चाहिए। अगर चिड़िया को आप घर में रखेंगे तो चिड़िया बीमार पड़ेगी तो वो भी खांसेगी, उसको भी सर्दी होगी, आपको भी कर देगी, आपको कुछ और कर देगा वो। तो वन हेल्थ अप्रोच के लिए अब दुनिया भर में आवाज उठ रही है। और अभी 4 महीने पहले जब G7 की बैठक हुई थी, तब भारत के प्रधान सेवक मोदी जी ने भी कहा था कि हमें वन हेल्थ अप्रोच के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 एक वायरस से आने वाली बीमारी, ये आखिरी बीमारी नहीं है। पता नहीं अभी कौन कौन सी महामारी पेंडेमिक बची है और कौन कौन से जानवर से आएगी। तो अगर कोई भी जानवर बीमार पड़ता है किसी भी तरह का, अगर हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं इसकी बीमारी क्या है, ये किस चीज से हो रही है, और हम ये पता कर लेते हैं कि इससे क्या हमको खतरा है कि नहीं, तो हम भी अल्टीमेटली सेफ होंगे ना। यही है वन हेल्थ अप्रोच। एक बहुत फेमस बीमारी है जिसको कहते हैं क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज। ये बंदरों में होती थी, क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज। और क्यासानूर नाम का जंगल है साउथ इंडिया में, वहां पे ये बीमारी सबसे पहले मिली थी, बंदरों में होती थी, फिर इंसानों में होने लगी। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से हमारे पास आती है और हमको मार डालती है, और फिर अफरा तफरी मचती है कि ये बीमारी आ गई, बीमारी आ गई। तो इसके बारे में तो बहुत पहले से बात की जा रही। और जैसा कि मैंने बोला कि 1970 से लेकर 2000 के बीच में तो 24 ऐसी बीमारियां आई जो कि जानवरों से इंसानों में आई। इसलिए हमें एक्सट्रीम एक्सट्रीम ईटिंग को भी अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कुछ भी खा लेंगे चाइना जैसे, क्योंकि चाइना तो कुछ भी खाता है, वो तो हर एक जानवर को खाता है। और उस वजह से ये भी कहा जाता है कि उसने पेंगोलिन खाया, या भाई पेंगोलिन खा रहे थे तभी तो पेंगोलिन का मांस बिक रहा था, सांप खा रहे तभी तो सांप का मांस बिक रहा था, उस चक्कर में बीमारी आ गई। तो वन हेल्थ अप्रोच के लिए दुनिया भर में बहुत सारे हल्ले हो रहे हैं कि भैया अब सिर्फ इंसान को स्वस्थ करना जरूरी नहीं है, हमें प्रिवेंशन भी जरूरी है। और प्रिवेंशन ये कि हमें बीमारी हो ही ना, तो हमें पता करना पड़ेगा कि इस धरती में जो कुछ भी हो रहा है, इसको जो बीमारी भी हो रही है, चाहे वो पानी के अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, पहाड़ों में हो रही है, किसी भी जानवर को हो रही है, तो हमारे पास उसका डायग्नोसिस रहे कि बीमारी उसको हुई कैसी है, और ये बीमारी हमको हो सकती कि नहीं हो सकती, हमको मतलब ह्यूमंस को। नहीं तो फिर से कोई कोविड आएगा, कोई और नाम से आएगा, फिर हमको मारेगा, फिर हम परेशान होंगे, इकोनॉमी ठप होगी, घरों में बंद रहेंगे। तो इन सबसे अच्छा कि दुनिया एकजुट हो जाए, वन हेल्थ अप्रोच की बात करें, और अल्टीमेटली हम अपने एनवायरनमेंट को भी स्वस्थ रखें, खुद भी स्वस्थ रहें और एनिमल्स को भी स्वस्थ रखें। इंट्रोडक्शन क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। तो रोडोल्फ विर्चो नाम का व्यक्ति था, उसने 1880 में पहली बार ये बता दिया था कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से हमारे पास आती हैं, इंसानों को आती हैं, इंसानों में ट्रांसमिट हो सकती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे वायरस से हो, चाहे पैरासिटिस से हो।
ये आ सकती हैं। इसने आज से 150 साल पहले बता दिया था सब चीज़, आज भी हम लोग ढंग से इसको समझे नहीं है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें तो अब ये बात चल रही कि WHO और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये जानवरों के स्वास्थ्य के लिए है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिल के साथ काम करे, एनवायरमेंट प्रोग्राम मिलकर काम करे, यूनिसेफ मिलकर काम करे, सारी रिपोर्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, सब एक अप्रोच पे काम करें। ऐसा नहीं कि जब जानवर की बात करें तो जानवर की बात कर रहे हैं, इंसानों की नहीं कर रहे हैं, इंसानों के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण को भूल रहे हैं। तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ अप्रोच की बात की जा रही है। जब धरती एक है तो सबका स्वास्थ्य भी एक होना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही मरते रहेंगे। ठीक है। और मोदी जी भी और हमारे देश में भी इस पे काम चल रहा है। अभी जैसे मैंने बोला कि पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, देश में पैसे नहीं है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, और फिर नागपुर में एक सेंटर खोला जाएगा, सेंटर फॉर वन हेल्थ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अधीन काम करेगा। और इसमें और सरकार का भी कहना है कि हम हर राज्य स्तर पे एक ऐसा एक ऑफिस खोलेंगे जो वन हेल्थ अप्रोच पे काम करे। इसके जो साइंटिस्ट रहेंगे ये तीनों चीज़ों को, एनवायरनमेंट, ह्यूमन और एनिमल, तीनों को, स्वास्थ्य को एक साथ देखकर काम करेंगे। इससे अल्टीमेटली हम, देखिए हम मतलबी इंसान है, ह्यूमन्स मतलबी है, ह्यूमन्स मरना नहीं चाहता, तो उसको एनिमल्स और जानवरों को मतलब एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये तो आपको मारेंगे। और यही है प्रलय, प्रलय कुछ अलग नहीं है। हम पेड़ काटेंगे तो हम ही अल्टीमेटली कटेंगे, हम जानवर काटेंगे तो अल्टीमेटली हम ही कटेंगे। क्लियर हो रही न्यूज? रिप्लाई करो तो फिर अगली न्यूज में चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी UNHRC, इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। भारत 6वीं बार यहाँ का मेंबर बना है, 6वीं बार। कितने साल के लिए बना है? 2 साल के लिए। कब से इसकी क्लास शुरू हो रही? 2022 से शुरू होगी, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक। अच्छा, क्या करता है ये? नाम में क्लियर है, ये मानव अधिकारों के लिए काम करता है। यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, मानव अधिकारों को लेकर काम करती है। कितने लोग होते हैं इसमें? इसमें टोटल 47 सीट्स है, यानी एक बार में 47 देश यहाँ के सदस्य बन सकते हैं। एक बार में 47 देश यहाँ के सदस्य बन सकते हैं। भारत 6वीं बार, ये रिकॉर्ड, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो लगातार, मतलब लगातार तो नहीं, मतलब 6वीं बार यहाँ पे पहुंचा है। और यहाँ पे लगातार आप 2 बार, लगातार आप 2 बार यहाँ के मेंबर बन सकते हो, 2 टर्म। उसके बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर आएंगे। यानी हम लगातार 2 बार ही यहाँ के मेंबर बन सकते हैं, तीसरी बार बनने के लिए हमें रुकना पड़ेगा। और टेन्योर इसका 2 साल के लिए है, और कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और 47 जब यहाँ के मेंबर हैं, इनका चुनाव कौन करती है? जनरल असेंबली करती है। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की जो सामान्य सभा है, जिसकी अभी 76वीं बैठक हुई थी, मोदी जी गए थे न्यूयॉर्क में, इसे हम दुनिया की संसद भी कहते हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं, सामान्य सभा। और यहाँ पे वोटिंग होती है कि भाई, और फिर जो देश सबसे अधिक वोट पाता है वो यहाँ पे, वो इसमें मेंबर बन जाता है। तो वोटिंग कहाँ होती है? यूनाइटेड नेशन की सामान्य सभा में। और ये जो 47 देश है, इसके जो मेंबर हैं, तो पूरी दुनिया को इन्होंने 5 ग्रुप में बांट के रखा है, 5 ग्रुप में। जैसे एक ग्रुप में एशिया पैसिफिक है, एक ग्रुप में अफ्रीका है, एक ग्रुप में यूरोप है, ऐसे। तो हर ग्रुप से कुछ कुछ देशों, कुछ कुछ संख्या फिक्स कर दी कि इस ग्रुप से इतने देश होंगे, इस ग्रुप से इतने देश आएंगे, इस ग्रुप से इतने देश आएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इसका जो चुनाव होता है वो समान सभा करती है। समान सभा में जितने भी लोग संयुक्त राष्ट्र के मेंबर हैं, उतने लोग यहाँ के भी मेंबर हैं। मतलब इस संसद में जैसे भारत मेंबर है, तो भारत के भी एक प्रतिनिधि है। हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, स्थायी प्रतिनिधि है, उनका नाम बार बार आता रहता है। उनका नाम है अभी TS तिरुमूर्ति। ये यूनाइटेड नेशंस में भारत की तरफ से स्थायी रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। इंडियन फॉरेन सर्विस इन्होंने निकाली है, काफी सीनियर ये फॉरेन सर्विस के ऑफिसर है, इसलिए यहाँ पे है ये।
तो हम लगातार 6वीं बार बने हैं और 47 इसमें कंट्रीज हैं। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। 5 ग्रुपों में इसने दुनिया को बांट के रखा है। इसमें चुनने के लिए सामान्य सभा में वोटिंग होती है और यहाँ पर जो देश जाता है वो 2 साल के लिए उसका कार्यकाल होता है और भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। क्लियर है ये बात? तो रिप्लाई करो। 3 साल की टर्म होती है भाई, मैं तुम गलत बोल रहा हूँ। 3 साल की टर्म होती है, मतलब 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 22, 23, 24 तक रहेगा। 3 साल की टर्म होती है और लगातार 2 ही बार जा सकते हैं, फिर आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। 3 साल की टर्म होती है, 3 ईयर टर्म होती है। लेकिन इसमें चुनाव हर साल होते हैं, मतलब किसी न किसी का टर्म तो खत्म होता रहता है। राज्यसभा जैसे जैसे राज्यसभा का चुनाव लगभग हर साल होता है, वैसे यहाँ का मानवाधिकार को लेकर काम करते, लेकिन धन्य है ये लोग, अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन है एक संस्था है ह्यूमन। अच्छी बात ये है या बुरी बात ये कि अमेरिका इसका सदस्य नहीं है, इसराइल इसका सदस्य नहीं है। जब ट्रंप चाचा थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तब उन्होंने बोला यार ये तो बहुत बायस्ड है, इसराइल के बारे में बुरी बुरी बातें बोलता है कि इसराइल पैलेस्टीन के साथ ऐसा कर रहा है, गाजा पट्टी में ऐसा कर रहा है, इसराइल मेरा दोस्त है, इसलिए इसराइल और यूएसए दोनों यहाँ से विड्रॉ कर दिए। फिर आए बिडेन साहब, बिडेन ने बोला नहीं नहीं, ट्रंप ने जो गलती की है उसको हम सुधारेंगे, तब यूएसए फिर से इसमें एंट्री लेगा। लेकिन इन 3 सालों में चाइना का यहाँ पे प्रभुत्व तो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। अब देखिए यूएसए आएगा तो फिर वो क्या करता है। लेकिन फिलहाल अभी यूएसए और इसराइल इससे अलग हो गए थे। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में कुछ बातें। साल में 3 बार इनकी बैठक होती है, दुनिया भर में क्या चल रहा है, कहाँ मानवाधिकार का इशू है, कहाँ पे वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों की आवाज को दबा रही है, इन सब बातों को होता है। अच्छी और बुरी बात दोनों एक ही है कि इनके जो आदेश होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब इनके आदेश ऐसा नहीं कि आपको मानना ही पड़ेगा, मानो नहीं मानो, नॉन बाइंडिंग है। यूनाइटेड नेशन की सिर्फ इकलौती एक संस्था है, इसका नाम है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के जो रेजोल्यूशन है, जो उसके आदेश है, वो बाइंडिंग है। उसने जो कह दिया वो मानना पड़ेगा, बाकी किसी की भी बाइंडिंग नहीं है जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है। इसीलिए भारत परेशान है कि हमें यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाओ, बाकी सबसे तो हम बनते ही रहते हैं। क्लियर हो रही बात? रिप्लाई करो। देखिए अगली न्यूज में चलते हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, एक योजना लाई गई है। इसको समझने से पहले एक कहानी समझो। आप लोगों ने देखा होगा, इंदौर की बात करते हैं, रोड बन जाती है, फिर ध्यान आता है अरे पानी की पाइप तो डाली नहीं, फिर रोड खोद दी जाती है, फिर रोड खुदी रहती है, लोग परेशान रहते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, फिर रोड बनती है। फिर आते हैं टेलीफोन वाले, फिर टेलीफोन वायर तो डाली नहीं है, फिर रोड खोद देते हैं, फिर रोड खुद जाती है। फिर आता है कोई ब्रॉडबैंड वाला, ऑप्टिकल फाइबर वाला, फिर वो रोड खोद देता है। फिर समझ में आता है कि सीवर लाइन तो डाली नहीं है, फिर रोड खोद देते हैं। मतलब एक ही रोड कई बार खुदती है और बनती है। ये आप लोगों ने देखा हो। आप लोगों ने सोचा होगा कि यार ये पागल है क्या, सब हैं तो सब सरकारी, एक ही बार में सारा काम क्यों नहीं करते थे? कि भाई जब रोड बननी है तो सभी जोड़ो लगाना डाल दो, एक बार में रोड बनाओ, क्या बार बार खोदते हो? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता था कि हर काम अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहा है। भाई कोई टेलीफोन डिपार्टमेंट कर रहा है, कोई बिजली डिपार्टमेंट कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई नगर निगम पीडब्ल्यूडी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बोला ये बात तो गड़बड़ है यार, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो आप एक ही चीज को बार बार खोदते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और उसमें जहां 1 रुपया करना है वहां 10 का खर्चा हो जाएगा।
और असुविधा लोगों को होती है। इन्होंने बोला कि हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, पीएम गति शक्ति। इसके तहत ये होगा, हमारे देश में जो भी काम चल रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसी भी चीज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को पहली चीज तो हम इसरो की मदद से क्या करेंगे, जियो टैग करेंगे। इसरो को बोलेंगे कहीं कुछ भी काम हो रहा है उसको तुम जियो टैग करो, पहले सैटेलाइट से देखो कहाँ क्या क्या हो रहा है। उसके बाद उसका दूसरा इन्होंने बोला एक हम पोर्टल बनाते हैं, पोर्टल कि कहीं भी मान लो, जैसे मान लीजिए इंदौर से भोपाल एक रोड बननी है, काम किसका है, रोड मिनिस्ट्री का काम है, तो पहले वो पोर्टल में डल जाए कि एक रोड बननी है, फिर सारे जो डिपार्टमेंट है वो भी इस पोर्टल में आके अपनी अपनी बात कह दे कि भाई यहाँ पे हमें आस्था के पास ये करना पड़ेगा, हमें श्योर के पास ये करना पड़ेगा। मतलब कोई एक प्रोजेक्ट आए जब, तो वो पोर्टल में डले और सारी मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट एक बार में आके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट कह दे कि हमें यहाँ पे ये काम करना है। मतलब जब इंदौर भोपाल हाईवे बने तो एक ही बार में बन जाए, दोबारा कभी खोदे ना। इससे क्या होगा, काम भी तेजी से होगा और एक काम बार बार नहीं होगा। इसलिए इसका नाम दिया गया गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति। तो हमारे देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना काम है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं रोड बन रही है, कहीं बिल्डिंग बन रही, कहीं डैम बन रहा, कहीं कैनाल बन रही, कुछ भी बन रहा है, सब कुछ पहले तो इसरो जियो टैग करेगा। इससे पता रहेगा काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कि इंदौर मेट्रो जैसे कि भाई पिलर ही खुदे हैं और 5 साल से कुछ हो नहीं रहा है, इसरो सब चीज को जियो टैग करेगा और उसकी रियल टाइम लोकेशन और उसमें रियल टाइम क्या काम हो रहा है ये मालूम चलेगा। और दूसरा, सारे डिपार्टमेंट एक ही पोर्टल में आके उस काम में अपना अपना जो भी इनपुट देना है दे दें और बात खत्म करें। ऐसा नहीं कि एक बार रोड बन गई उसके बाद 4 बार खोद रहे। ये है इसका मेन काम, ये है इसका मेन काम, जिससे कि हमारा पैसा कम लगे, काम जल्दी हो और एक ही बार में बढ़िया काम हो। ये है पीएम गति शक्ति। क्लियर हुई बात, रिप्लाई करो। तो ये कोई नई योजना नहीं है, बस सारे जो डिपार्टमेंट है उनको एक जगह लाया जा रहा है, जिसके तहत क्या हो कि हमारे काम को गति मिले और काम भी मजबूत रहे, उसके पास शक्ति रहे। इसमें सबसे बड़ा योगदान इसरो को रहेगा। वो उसको हर एक चीज को, कहीं आपने गड्ढा भी खोदा है, इसरो उसको जियो टैग करेगा। इसरो एक पोर्टल बनाएगा, उसमें हर एक लोकेशन चीज, अच्छा यहाँ आज पिलर खुद गया है, 4 महीने बाद देखेंगे यहाँ पे छत पड़ गई है, सब इसरो बताता रहेगा सैटेलाइट से। और फिर मान लो कोई डिपार्टमेंट भूल गया और उसके बाद फिर वो आया, तो फिर उसको दंड मिलेगा या फिर उसको फटकार मिलेगी, भूले कैसे। यानी कुछ भी हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट एक साथ आके तय कर ले भैया क्या किसको काम पहले क्या करना है। रोड खुद गई है, अब किसको क्या डालना है डाल ले, उसका रोड बन जाएगी। यही है पीएम मोदी लॉन्चेस गति शक्ति। लेकिन इसका नाम वैसे क्या है, एक्चुअल पीएम गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, क्योंकि ये बात तो सही है कि काम जो है वो होना जो 6 महीने में था वो होता है 6 साल में, फिर भी पूरा नहीं होता। तो कुल मिला के बड़ी बड़ी 16 मिनिस्ट्री को एक जगह रखा जा रहा है कि भाई जब भी इंफ्रा में काम चलेगा तो आप सब एक साथ मिलिए, काम करिए, प्लानिंग करिए, एग्जीक्यूशन करिए, एक बार में काम पूरा होना चाहिए। और इसमें हम एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना देंगे, पोर्टल बना देंगे और उसमें जियो टैग करवा के आपकी पूरी सहायता कर देगा इसरो। तो इसरो की सैटेलाइट आपकी पूरी सहायता कर देंगे। ठीक है, ये सारी कहानी है। ठीक है, कि अभी हमारा जो लॉजिस्टिक खर्चा है, मतलब एक सामान को दूसरी जगह तक भेजने में साल भर में हम जितना खर्च करते हैं ट्रांसपोर्ट में, वो हमारी जीडीपी का 13 से 14% है, जो कि 7 से 8% हो सकता है, कम हो सकता है। क्योंकि सही बात है, इंदौर से भोपाल जाना है, आधे रास्ते जाम रहता है क्योंकि रोड खुदी है, फिर आधे जगह रोड नहीं होती क्योंकि गड्ढा है, तो समय ज्यादा लगता है, पेट्रोल ज्यादा लगता है, खर्चा ज्यादा लगता है। अगर एक जैसी रोड हो, जाम नहीं लगे, रोड चौड़ी हो, गड्ढे नहीं हो, तो खर्चा कम लगेगा, पेट्रोल कम पिएगी गाड़ी, डीजल कम खाएगी, समय भी कम लगेगा, मजदूरी भी कम पड़ेगी, सब कुछ, टायर कम घिसेंगे, टायर मतलब कुल मिला के वही कह रहे हैं कि जहाँ 13 से 14 रुपये खर्च हो रहा है वहाँ 7 से 8 रुपये में काम हो जाएगा, पैसा बचेगा, फिर सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। इसके लिए लाया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। क्लियर है, रिप्लाई करो, फिर चले आगे। ये आखिरी नोबल है, नोबल प्राइज है इकोनॉमिक्स का।
ध्यान रखिए, जब शुरुआत में नोबेल प्राइज दिए गए थे 1901 में, तब इकोनॉमिक्स का नोबेल नहीं मिलता था। इकोनॉमिक्स का नोबेल बहुत बाद में जुड़ा है, और इकोनॉमिक्स का नोबेल नोबेल सोसाइटी भी नहीं देती, एक बैंक है वो इसको देता है, बैंक देता है। उस बैंक का नाम अजीब सा लिखा होगा, देख ले बताएंगे। वो बैंक जब अपनी 300वीं वर्षगांठ मना रहा था, 300वीं वर्षगांठ, तो उसने बोला कि अब हम भी नोबेल का इकोनॉमिक्स का में नोबेल दिया करेंगे, और पैसा वो देता है पूरा। तो ये इस बार का इकोनॉमिक्स का नोबेल 3 लोगों को मिला है। क्यों मिला है ये हम जानते हैं। आधा पैसा मिलेगा डेबिट कार्ड को, और बाकी आधा पैसा बटेगा जोशुआ एंग्रिस्ट और गोर्डो डब्ल्यू इम्बेंस को। तीनों अमेरिका के हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका में रहते हैं, पैदा अलग अलग जगह हुए लेकिन रहते अभी अमेरिका में। इन तीनों को क्यों मिला है ये हम थोड़ा समझते हैं। ये जो है डेबिट कार्ड साहब, इन्होंने लेबर के बारे में बताया है, लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। लेबर तो आप लोग जानते होंगे, लेबर मतलब सिर्फ वो लेबर नहीं, मजदूर जो 300 रुपये 500 रुपये में आता है। लेबर मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे तो भी आप लेबर ही करेंगे, यानी अपना श्रम देंगे। इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें बताई हैं कि जो कम पढ़ाई, मतलब लेबर किन किन चीजों से प्रभावित होता है। तो इन्होंने बताया एजुकेशन से होता है, एनवायरनमेंट से होता है, काम की तकनीक से होता है। भाई गड्ढा खोदने वाला काम इंजीनियर से कमाओगे, मतलब करवाओगे, तो ना इंजीनियर को मजा आएगा, ना गड्ढा अच्छे से खोदेगा। तो इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स पे लिखकर बहुत सारी थ्योरीज दी हैं जो कि आज रिलेवेंट है। बड़ी बड़ी कंपनी लोगों को हायर करने से पहले इनकी लेबर इकोनॉमिक्स की बातें क्यों पढ़ती हैं, समझती हैं, जिससे अल्टीमेटली इन्होंने बताया है किस तरह जो कंपनियां हैं वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती हैं, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती हैं, अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकती हैं, और जो लेबर वो ले रही हैं उससे अच्छा आउटपुट मिलेगा। मतलब अगर मजदूर को गड्ढा खोदने का काम दोगे, खुश रहेगा, इंजीनियर को बिल्डिंग बनाने का काम दोगे, खुश रहेगा। कर दोनों लेबर रहे हैं, लेकिन दोनों के काम अलग है, क्योंकि दोनों की एजुकेशन अलग है, दोनों के नीड अलग है, दोनों की स्पेशलाइजेशन अलग है, दोनों की एक्सपर्टीज अलग है। इसी बारे में इन्होंने पिछले 20 सालों में बहुत सारा रिसर्च किया, इसलिए इनको मिला है इस बार का नोबेल। और ये जो दोनों भाई हैं, इन लोगों ने बात की है नेचुरल एक्सपेरिमेंट के बारे में। बात इन्होंने भी अर्थशास्त्र की ही की है। इन्होंने कुछ ऐसी थ्योरीज दी हैं जो थ्योरी रिलेट करती है किसी आदमी की कमाई और उसकी शिक्षा पर। जैसे हम कहते हैं ना कि पढ़ लो भाई पढ़ लो, कम से कम 12वीं तो कर लो, कुछ ठीक कमाओगे। 12वीं वाले को बोलते पढ़ लो कम से कम ग्रेजुएशन कर लो, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो अनपढ़ रहेगा उसको कोई भी कंपनी 10 लाख का पैकेज नहीं देगी, क्योंकि वो अनपढ़ है। अगर इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टरी करोगे, तब 10-15 लाख का पैकेज पाओगे। यानी ये तो हम हर घर को पता है कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे नवाब, ऐसा लोग कहते हैं। यानी कुछ हद तक हमारी इनकम हमारी शिक्षा पे डिपेंड करती है, कि हमारी जैसी एजुकेशन है वैसी हमारी इनकम भी रहेगी। कुछ हद तक नहीं भी करती है। तो इसके लिए इन्होंने नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स किए। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे एक तो होते हैं लैब वाले एक्सपेरिमेंट की भाई हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलाऊंगा तो हीलियम बनेगा, ये मेरे कंट्रोल में है और मैं इसका एक्सपेरिमेंट। नेचुरल एक्सपेरिमेंट ये होते हैं जो आप खुद ना करें। जैसे हम कहते हैं ना कि मत पढ़ो, अनुभव से सीख लोगे। मत पढ़ तू, जीवन भर तू परेशान रहेगा, भगवान बताएगा, बड़ा होगा समझ में आएगा पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी थी। तो घर वाले क्या बोलते हैं कि अभी मत पढ़ो, तुम्हारा अनुभव तुमको सिखा देगा, तुम्हें दुनियादारी सिखा देगी, तुमने क्या गलती की थी। यदि हम समय के साथ नेचुरली उस बात को महसूस करेंगे, उस अनुभव को लेंगे। इसी चीज पे इन्होंने बहुत सारा काम किया है कि किस तरह कोई आदमी जो कम पढ़ाई करता है, भविष्य में उसके साथ क्या क्या चीजें घटती हैं, कैसा वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन देता है, कैसी उसकी इनकम रहती है। और कोई व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ता है वो अपनी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर पाता है। ये सब इन्होंने थ्योरी बनाई है लोगों के रियल लाइफ के जीवन से। कई सारे लोगों से बात की, कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, कुछ एनालिसिस निकाला और उससे इन्होंने कुछ बातें बताई जो कि बहुत कारगर है इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो ये ऐसा नहीं कि किसी ने 1 साल कोई काम किया तो उसको नोबेल मिलता है, जीवन बीत जाता है इन लोगों के काम में, जीवन भर इसी काम में लगे रहे, इसलिए इनको मिला।
इस बार का नोबल। ठीक है, तो इन्होंने लेबर और इकोनॉमी का क्या रिलेशन है उसके बारे में डेविड कार्ड ने बताया, और एजुकेशन और इनकम का क्या रिलेशन है ये जोशिया और ग्यूडो ने बताया, इसलिए इनको मिला है इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज। क्लियर है तो रिप्लाई करो। इससे ज्यादा मत समझो, क्योंकि हमें इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, ना हम इकोनॉमिक्स में पीएचडी किए हुए हैं। जैसे इस चार्ट में देखो आप, इस चार्ट में भी लगभग ठीक बताया है कि अगर किसी ने 12 साल तक पढ़ाई की है, मतलब 12वीं पढ़ा है, तो उसकी इनकम मान लो, समझ लो 12,000 है मान लो। लेकिन किसी ने अब अगले जो 4 साल पढ़ाई कर ली, तो उसकी इनकम 65,000 हो जाती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो 12वीं तक पढ़ा है वो कम कमाएगा, जो ग्रेजुएशन कर लिया है, डिग्री कर लिया, वो ज्यादा कमाएगा। यानी यूजी जो कर लिया है। अब यूजी और पीजी में ज्यादा अंतर नहीं बताया गया। देखो यूजी और पीजी पीएचडी में ज्यादा अंतर नहीं बताया गया कि हाँ थोड़ा सा बढ़ोगे नहीं, उतना ज्यादा नहीं बढ़ोगे। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने थ्योरी बताई कि आपके एजुकेशन के ईयर, कितने साल आपने पढ़ाई की है, उस हिसाब से आपकी इनकम क्या रहेगी, वो डेबिट कार्ड भाई साहब ने बताया। और ये आपको तो पता ही है लगभग, भाई आप सभी लोग, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई पीजी किया है, कोई पीएचडी किया है, लेकिन सब तैयारी कर रहे हैं पीएससी की ना, यानी सब बनोगे एसडीएम और सबको मिलेगा एक ही पेमेंट, यानी कुल मिला के ग्रेजुएशन तक में ठीक ठाक हो जाता है। चलो अब बताओ भाई, ये पहला सवाल, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सिखों को अमृत दिया, यानी चरणामृत जैसा कुछ दिया, और बोला कि भैया अब आप खालसा में शामिल हो जाइए। और जो खालसा पंथ को ज्वाइन किया, उसके नाम के आगे लगा सिंह, और महिलाओं के नाम के आगे लगा कौर। चलो बढ़िया, सभी ने सही जवाब दिया, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। सेकंड क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को लेकर है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये साल में सिर्फ एक ही बार इसका सेशन होता है। तीसरा कह रहा है कि इसमें 47 सदस्य देश होते हैं जिनका टेन्योर 3 साल का होता है, और जो 5 ग्रुपों से चुने जाते हैं। मैं आप लोगों को पीडीएफ पहले इसलिए दे देता हूँ कि एक बार पढ़ लिया करो क्लास में आने से पहले, सब कुछ क्लास में नहीं बताऊंगा मैं। देखो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, राइट। 47 सदस्य देश है, 3 साल का टर्म है, दुनिया में 5 ग्रुपों में बटे हुए हैं, ठीक। इस साल में एक बार नहीं मिलता, साल में 3 बार इसकी बैठक होती है। साल में 3 बार इसकी बैठक होती है, यानी ये गलत है। अब देख लो 1 और 3 जिस ऑप्शन में हो वो सही है। WHO जो है, जिस दिन वो बना उस दिन को बनाते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। अरे ले, मैं तो जवाब दे दिया यार आप लोगों को। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? और उसी दिन WHO की स्थापना भी हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को बनाया जाता है। मतलब WHO उस दिन बना था, और हर साल 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पंजाब और हरियाणा का जो किसान है वो पराली जलाते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, जिससे दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी कुछ रिसेंट में न्यूज थी कि फिरोजपुर नाम की जगह है, एक जिला है, वहां पे एक बायोमास पावर प्लांट लगाया गया है, जो कि पराली पराली से बिजली बनाता है। पराली आप लोग जानते हैं, स्टबल क्या है? कौन सी पराली से बनाता है? चावल वाली, धान वाली पराली से, पैडी स्टबल से। तो कहाँ पे ऐसा बायोमास का पावर प्लांट लगाया गया है? यानी ये फिरोजपुर किस राज्य में है? फिरोजपुर पंजाब। तो ये है पंजाब में। ठीक है, ये अभी करंट में न्यूज चल रही है ये। तो फिरोजपुर में एक बायोमास पावर प्लांट लगाया गया है जो कि पैडी की स्टबल से बिजली बनाता है।
ये क्वेश्चन है यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है और पीएम गति शक्ति और इसके उपयोग, इसकी उपयोगिता के बारे में बताइए। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछो।